प्रथम जो आक्रमण था मुसलमानों का भारत पर, याद रखना, प्रथम आक्रमण जो था वो 636 में ही था। कब था? 636 ईस्वी। ईस्वी को इंग्लिश में एडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एडी लिखते हैं। क्लियर है? तो भारत पर पहली बार जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 636 ईस्वी में प्रयास किया था, लेकिन क्या रहा, उतनी बड़ी मात्रा पे जो प्रभावित नहीं कर पाया और उतनी बड़ी सीमाओं को जीत नहीं पाए, और मैक्सिमम मतलब ये कहने का मतलब कि इन्होंने शासन स्थापित भारत पे नहीं किया, नहीं किया। क्लियर है? उसके बाद सेकंड बार 636 हो गया आपका, 644 हो गया, 659 हो गया, 664 हो गया, 664 हो गया। ये क्रम देखना वर्षों का। सर्वप्रथम 636 में, उसके बाद दूसरी बार भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने 644 में, 659 में, 664 में और फिर 711 में। कब? 711 में। 1 2 3 4 5, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले कितना अटेम्प्ट लिया जा चुका था? तो 5 अटेम्प्ट लिया जा चुका था। फाइनली 711 की अगर हम बात करें, 711 की हम बात करें तो 2 लोग आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए। 711 ईस्वी में 2 लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में आए थे, अलग अलग दल में आए थे। पहला जो दल आया था 711 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? अब्दुल्ला के नेतृत्व में आया था। और दूसरी बार जो दल आया था भारत पर अटैक करने के लिए 711 ईस्वी में, उस दल का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? बुदैल कर रहा था। कौन कर रहा था? बुदैल कर रहा था, बुदैल। ठीक है? तो 711 में 2 दल था, पहला दल का नेतृत्व अब्दुल्ला कर रहा था और दूसरा दल का नेतृत्व बुदैल कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद भी इन दोनों को कोई सफलता, भारत पर जो है शासन स्थापित करने की सफलता नहीं मिल पाती है। फाइनली 711 के बाद 712 में कौन आने वाला है? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में कौन आने वाला है? तो 712 में आपके आने वाला है मोहम्मद बिन कासिम आने वाला है। और ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये सफल हो जाएगा और ये भारत के सिंध प्रांत में अपनी शासन को भी स्थापित कर लेगा। आप कहोगे सर भारत में सिंध जोड़ रहे हो, तो बेशक जिस टाइम का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस टाइम पे सिंध यानी कि पाकिस्तान में आज पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि 1947 के बाद जो है, 1947 की आजादी के बाद जो है पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना है। उससे पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था और जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था तब हम उसको जो है पाकिस्तान के इतिहास को भी भारत के इतिहास में सम्मिलित करके पढ़ते हैं। ठीक है? इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि सिंध उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक करके सिंध पर क्या किया? अपना शासन को स्थापित किया। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था कि मोहम्मद बिन कासिम आया? ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के पीछे कुछ रीजन है। क्या है? कुछ रीजन है। क्या है? कुछ रीजन है। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के पीछे कुछ रीजन, उस रीजनों को हम देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा मैप मैं ड्रॉ करूंगा, एक छोटा सा मैप ड्रॉ करूंगा और उसी मैपिंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाई मोहम्मद बिन कासिम केम टू इन इंडिया। ठीक है? और व्हाट वाज हिज मोटिव्स, क्या उसका मोटिव्स था, वो क्यों आता है भारत। ठीक है? उसका जो है क्या एक तरीके का मिशन था, किस मिशन पे मोहम्मद बिन कासिम चला था भारत की ओर। तो एक छोटा सा मैप मैं ड्रॉ करता हूं, रफ मैप ड्रॉ करूंगा, प्रॉपर नहीं बन पाएगा लेकिन मैं समझा दूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है? देखो ये है आपका हमारे हिंदुस्तान का ताज, जिसे हम क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर बोलते हैं। अब ये यूनियन टेरिटोरी बन चुका है। ठीक है? अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूट चुका है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं अभी क्या, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है? और ये क्या है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से देखना मैप को, एक बार मैं समझा देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। यह है जम्मू कश्मीर और सिंध का इलाका कौन सा बच्चा? तो सिंध का इलाका ये पाकिस्तान है, यहां पे पाकिस्तान है। लेकिन जिस टाइम पे हम पढ़ रहे पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान में एक राज्य बच्चा, उस राज्य का नाम क्या है? सिंध। उस राज्य का नाम क्या है? सिंध राज्य। क्लियर है? सिंध राज्य का नाम क्या है? सिंध राज्य। यहीं से सारा बवाल कटने वाला है। ठीक है? तो सिंध में एक वंश चल रहा था, उस वंश का नाम था ब्राह्मण वंश। कौन सा वंश था? एक वंश चल रहा था, उस वंश, कौन सा वंश था? ब्राह्मण वंश था। और इस ब्राह्मण वंश, सिंध में ये वंश कहां पे चल रहा था? तो सिंध में चल रहा था। और ब्राह्मण वंश के राजा का नाम था राजा दाहिर। ब्राह्मण वंश के राजा का नाम क्या था? राजा दाहिर नाम था बच्चों। क्या नाम था? राजा दाहिर था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को भी थोड़ा सा मैप से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि यहां पे सऊदी अरब है बच्चा। क्या है यहां पे? यहां पे मान लो आपकी क्या है? सऊदी अरब है। क्या यहां पे?
सऊदी अरब है। और आप अच्छे से जानते हो कि इस्लाम में सऊदी अरब में दो जगह, मक्का और मदीना, इस्लाम के लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज, ठीक है, प्लेस है, ठीक है, तीर्थ स्थल है सऊदी अरब। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा इस्लाम को बात करना होगा मुझे, तभी आपको समझ में आएगा। आपने मोहम्मद पैगंबर साहब का नाम सुना होगा, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो इस्लाम धर्म के एक तरीके से संस्थापक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जो मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद उनका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, उसे हम खलीफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खलीफा के नाम से जानते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को हम क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। खलीफा बच्चा एक प्रकार का पोस्ट हुआ करता था, पद था। ये मत सोचना खलीफा कोई जो है व्यक्ति है या कुछ है, नहीं, खलीफा क्या, एक पोस्ट है, एक पद है, एक पोस्ट है। पोस्ट एक तरीके से एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि आपकी नौकरी लगती है, दरोगा बन जाते हो, तो आपके क्या 2 स्टार लगेंगे, और 2 स्टार के साथ आपका नाम क्या हो जाएगा? सब इंस्पेक्टर फलना सिंह। तो आपको पोस्ट मिला है, पोस्ट कौन सा मिला है? सब इंस्पेक्टर का मिला है, आईपीएस का मिला, आईएएस का मिला है। ये क्या, एक पोस्ट है। उसी प्रकार से जो खलीफा है, ये क्या, एक पोस्ट है। और खलीफा मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को कहते थे, और खलीफा एक पोस्ट है, और खलीफा के पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, खलीफा के पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसे इस्लाम की पूरी क्या हो, अच्छे तरीके से जानकारी हो, जिसे इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी हो, सारा धार्मिक ग्रंथ यानी कुरान के बारे में उसे क्या हो, एक तरीके से प्रकांड ज्ञान उसे हासिल हो, पूरा इस्लाम को अच्छे से समझता हो, और पूरे इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करता हो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में विश्वास करता हो, यानी कि वो जो है अल्लाह ही अल्लाह में विश्वास करता हो। क्लियर है? ऐसे व्यक्ति चुन करके खलीफा के पोस्ट पर क्या कर दिए जाते थे? हायर, नियुक्त कर दिए जाते थे। और खलीफा ये रहता कहां था, ये इंपॉर्टेंट है। ये खलीफा कहां रहता था? तो शुरुआत के दिनों में खलीफा इराक में एक जगह है बगदाद, इराक में एक जगह है क्या, बगदाद है, वहीं पे खलीफा जो है अपना साम्राज्य लेकर बैठता था। नेक्स्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, क्या मेरी बात हो बच्चों, कि पूरे विश्व के, ध्यान से सुनना, कि पूरे विश्व के मुसलमान, चाहे किसी भी देश में मुसलमान, किसी भी देश के किसी भी कोने में मुसलमान रह रहे हो, तो पूरे विश्व के मुसलमानों का एक प्रकार से धार्मिक नेता हुआ करता था खलीफा। क्या हुआ करता था? धार्मिक नेता हुआ करता था खलीफा। और खलीफा बगदाद से, इराक के बगदाद से बैठ करके जो भी बातें कहता था, पूरे विश्व के मुसलमान अपने खलीफा की बात को क्या करते थे? मानते थे। यही होता है, एक बार मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो ये खलीफा अभी बगदाद बैठ रहा, फिर तुर्की चला जाता है, और वहां पे क्या होता है, अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की को पराजित करके तुर्की से खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो भारत में और पूरे विश्व में जितने मुसलमान थे, उन सब ने अपने खलीफा के रिस्टोरेशन के लिए, कि खलीफा के पुनः जो है क्या की जाए, पद बैठाया जाए, इसके लिए पूरे विश्व के मुसलमानों ने आंदोलन चलाया। तो भारत में भी मुसलमान थे, तो भारत में भी मुसलमानों ने अपने खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया भारत में। उसी आंदोलन का नाम हम जो है मध्य आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। उसका नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन नाम है बच्चा। क्या नाम है? खिलाफत आंदोलन नाम है। क्लियर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, तो यहां पे बात करेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे फिर से खलीफा की हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कि इराक में एक जगह है, क्या बच्चा, हम यही कहा आपसे कि इराक में जो है बगदाद है, इराक में क्या, बगदाद है, और बगदाद में क्या बैठ रहा है? खलीफा बैठ रहा है। देखो सारा खेल कैसे शुरू होगा, ठीक है, सारा खेल कैसे शुरू होगा, कैसा इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करता है, मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत आता है, पूरा एक बार मैप से सारे रीजन को समझ लेना, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। इट्स माय गारंटी फ्रॉम माय साइड टू यू गाइस, ओके। तो इराक में एक जगह बगदाद है, वहां पे खलीफा रहता था, खलीफा वही पोस्ट, और खलीफा का नाम था अल वालिद। खलीफा का नाम क्या था? अल वालिद नाम था। खलीफा का नाम क्या था बच्चा? अल वालिद नाम था। क्या नाम था खलीफा का? नाम अल वालिद था। और यहां से कहानी की शुरुआत होती है। खलीफा अल वालिद ने क्या किया कि इस्लाम का चूंकि जो है एक प्रकार से बहुत ही बड़ा एक तीर्थ स्थल है सऊदी अरब,
क्या है, पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो इस जगह की देखरेख के लिए, इस जगह की देखरेख के लिए, क्योंकि खलीफा कहां बैठ रहा है, खलीफा तो सऊदी अरब में नहीं है, खलीफा तो इराक के बगदाद में रह रहा है। तो खलीफा ने क्या किया, सऊदी अरब के देखरेख के लिए सऊदी अरब में एक गवर्नर की नियुक्ति करता है। क्या करता है, एक गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो सऊदी अरब में एक गवर्नर की नियुक्ति करता, उस गवर्नर का नाम था अल हजाज। क्या नाम था बच्चा, इस गवर्नर का नाम था अल हजाज नाम था। क्या नाम था, अल हजाज। किसने नियुक्त किया था, तो खलीफा ने नियुक्त किया था, ताकि सऊदी अरब का प्रशासन और सारी चीजें देखरेख व्यवस्था ये गवर्नर कर सके, जिसका नाम क्या है, अल हजाज। अब यहां से कहानी नया टर्न लेगा। एक बार हुआ क्या कि एक राजा था, ठीक है, उस राजा ने क्या किया कि खलीफा जो कहां बैठा है, इराक में बैठा है। तो एक राजा ने एक जहाज पे, यानी कि पानी के जहाज पे बहुत सारे वस्तुएं, ठीक है, चाहे वो आभूषण हो, चाहे खाने पीने का खजूर हो, जो भी बहुत सारे चीजों को पानी की जहाजों पे अच्छे से उसे सजा करके किसे भेंट के लिए भेज रहा था, तो खलीफा अल वालिद के लिए भेज रहा था। कहां भेज रहा था, खलीफा अल वालिद के पास भेज रहा था उस राजा ने। हालांकि कहानी कहीं कुछ और भी मिलता है कि जहाज जो था वो सऊदी अरब के व्यापारियों का था। वो जहाज किसका था, वो जहाज जिसमें जो है संपत्ति या सामान बेचने के लिए रखा गया था, वो सामान जो बेचने के लिए रखा गया था वो सऊदी अरब के व्यापारियों का था। कहीं कहीं ये भी प्रसंग सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछता नहीं, बस आपको एक जानना है। अब देखो ये जो सिंध है बच्चा, देखो कहानी की शुरुआत कहां से होगी। अब देखो ये जो सिंध है, सिंध में एक नदी है देवल। कौन सी, देवल। सिंध में एक नदी है देवल। और वो जो जहाज जा रहा था, चाहे वो जहाज आप ये सोच लो कि उस राजा ने खलीफा अल वालिद के लिए भेज रहा था भेंट के रूप में जहाज पे लाद करके, या फिर ये भी सोच सकते हो आप कि सऊदी अरब के व्यापारियों का वो जहाज इसी देवल बंदरगाह से, बच्चा कहा, इसी देवल बंदरगाह से जा रहा था, ठीक है, यूरोप और एशिया के बाजार में बिकने के लिए। वो जो वस्तु जहाज पे लद करके जा रही थी, जो इस देवल नदी से, देवल बंदरगाह से होकर गुजर रही थी बच्चा, वो यूरोप और एशिया के बाजारों में बिकने के लिए जा रही थी। या दूसरा ये भी सोच लेना क्या कि किसी राजा ने जो है अल वालिद के लिए गिफ्ट भेज रहा था, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पे दोनों बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो भी वो जहाज जा रहा था, इतना कंफर्म है कि जहाज जा रहा था और उसमें भारी भरकम क्या था, संपत्ति था, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, जो कि बहुत मूल्य चीजों में से एक थी। तो हुआ, और ये जो देवल नदी है किससे अटैच्ड है, सिंध से। किससे, सिंध से अटैच्ड है, ठीक है, सिंध में है। तो यहीं से वो जहाज जा रहा था। क्या, यहां से वो जहाज जो है, यहां से वो जहाज जा रहा था आगे की ओर। कहां जा रहा था, आगे की ओर जा रहा था। होता क्या है कि जो ये नदी है यहां पे, तो यहां पे समुद्री लुटेरों ने क्या किया है, समुद्री लुटेरे कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि समुद्र तो है नहीं, ये तो नदी है एक तरीके से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लुटेरों ने क्या किया, आपने एक पिक्चर आई थी, जैक स्पैरो हीरो था, उस पिक्चर का नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। आप जाके देखना, बिल्कुल कहानी वैसे ही सेम यहाँ पे हॉलीवुड पिक्चर है वो। तो यहां से जहाज गुजर रही थी, वहां से जहाज ये जा रहा था। तो जो लुटेरे थे यहां पे, जो लुटेरे थे, उन्होंने क्या किया, इस जहाज को लूट लिया। क्या किया, इस जहाज को लुटेरों ने क्या किया, लूट लिया। और हाल में मैं बता दूं आपको, वर्तमान में एक सोमालिया नाम का देश है, एक सोमालिया नाम का देश है, वहां के लोगों का जीवन यापन ही जानते हो कैसे होता है, जो भी समुद्र में जहाज जाती है उसको क्या करते हैं, टारगेट करके लूटने की कोशिश करते हैं। सोमालिया उसका नाम है। क्या नाम उसका, सोमालिया नाम है, ठीक है। तो इस जहाज को क्या किया, लुटेरों ने लूट लिया। लुटेरों ने क्या किया, बहुमूल्य चीजें था इसके अंदर, इस जहाज को क्या किया, लुटेरों ने लूट लिया। तो ये जो है खबर कहां पहुंची, अल हजाज के पास पहुंची। कहां पहुंची, अल हजाज के पास पहुंची। अब देखो दोनों कंडीशन में जो है ये खबर अल हजाज पे पहुंचेगा, क्योंकि सऊदी अरब का क्या है, ये सऊदी अरब का एक प्रकार का गवर्नर है। तो दोनों ही कंडीशन में, या तो ये जहाज या तो खलीफा अल वालिद के लिए भेंट के लिए जा रहा था, तब भी मैटर कहां पे आएगा, अल हजाज के पास आएगा। या ये सऊदी अरब के व्यापारियों का जहाज था, तब भी ये मैटर किसके पास आएगा, तो सऊदी अरब के गवर्नर अल हजाज के पास आएगा। तो अल हजाज के पास जब ये मैटर आया कि जहाज को लूट लिया गया, तो अल हजाज ने क्या किया, खलीफा अल वालिद को टेलीफोन किया, फोन किया, बोला कि क्या किया जाए। तो अल वालिद ने कहा कि ये बताओ, जिस नदी पे लूटा गया, जिस नदी में लूटा गया इस जहाज को, वो नदी किस वंश या जो है किस शासक के अधीन आता है। तो अल हजाज ने पता किया, तो ये बात पता
चला कि सिंध के अंतर्गत ये नदी आती है और सिंध के जो वंश है उस वंश का नाम है ब्राह्मण वंश और राजा कौन है? राजा दाहिर है। तो खलीफा अल वालिद ने कहा किससे? अल हजाज से कि तुम इसे लेटर लिखो। क्या? इसे लेटर लिखो राजा दाहिर को। तो अल हजाज ने राजा दाहिर को लेटर लिखा और लेटर में यह था कि राजा दाहिर, आपके इलाके में हमारे एक जो है बहुमूल्य चीजों से लदी जहाज को लूटा गया है, इलाका आपका था इसलिए जिम्मेवारी आपकी है। जो भी सामान लूटे गए हैं उसका जो है कंपनसेशन आप जल्दी से रिटर्न करो, उसका कंपनसेशन जल्दी से हमें रिटर्न करो। और जिन लोगों ने लूटा है उन लुटेरों को पकड़ करके हमारे पास सौंपा जाए। अल हजाज कहता हमारे पास सौंपा जाए, हम उसे क्या करेंगे? पनिश करेंगे। हम उसे क्या करेंगे बच्चा? पनिश करेंगे। लेकिन राजा दाहिर ने जो लेटर लिखा था अल हजाज, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो अल हजाज एक दो बार लेटर और लिखता राजा दाहिर को समझाने के लिए कि भाई एक काम कर, बात मान ले मेरी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा दाहिर ने कहा, अंत में लेटर राजा दाहिर ने भी लिखा और यह कहा कि मेरे इलाके में लूटा गया है, लेकिन जिन लुटेरों ने लूटा है उस लुटेरों पर मेरा कोई बस नहीं है। वो कहां से आते हैं लूटते और कहां चले जाते हैं मैं थोड़ी ना ढूंढ लूंगा। हाँ, आपको इलाव कर रहा हूं, आप आके ढूंढ लो। तो ये गुस्सा आ गया अल हजाज को और अल हजाज ने जो है अल वालिद को टेलीफोन किया और कहा कि ऐसे ही बोल रहा है। तो अल वालिद ने कहा कि एक काम कर, सबक सिखा। अल वालिद ने अल हजाज को कहा कि राजा दाहिर को क्या कर? सबक सिखा और इस पे अटैक कर। क्या कर? सिंध पे। सिंध पे किस पे? अच्छा, कहां का राजा? सिंध पे। तो सिंध पे अटैक करके राजा दाहिर को सबक सिखाया जाए। ऐसा कौन कहता है? अल वालिद कहता है। अब भाई खलीफा का ऑर्डर आ चुका है। किसका ऑर्डर आ चुका है? खलीफा का ऑर्डर आ चुका है। तो खलीफा का ऑर्डर आया है तो क्या ये अल हजाज खलीफा की बात को मानेगा? और मानकर इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को, किससे बच्चा? मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज ने भेजा कहां पे अटैक करने के लिए? सिंध में। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम को इसने भेजा था, मैं शॉर्ट में एमबी कासिम लिख रहा हूं, जिसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो अल हजाज ने जिस मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था आक्रमण करने के लिए सिंध पे और राजा दाहिर पे, क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि अल हजाज का ये दामाद था। क्या? अल हजाज का दामाद था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अल हजाज ने अपने दामाद को सेनापति नियुक्त करके आक्रमण करने के लिए भेजा। कहां पे? सिंध पे। और सिंध में किस राजा के ऊपर? राजा दाहिर के ऊपर। और यही मोटो था कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। कब आता है? 712 में। कब आता है? 712 में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम को क्या ऑर्डर दिया गया था कि सिंध के राजा दाहिर को पराजित करो। क्या करो? इसके घमंड को तोड़ करके इसे पराजित करो। तो 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है, सिंध पर अटैक करता है। और जब ये युद्ध होता है, किसके किसके बीच में युद्ध होता है? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर की क्या होती है? हार होती है। राजा दाहिर की क्या होती है? हार होती है। और मोहम्मद बिन कासिम की इस युद्ध में क्या होता है बच्चा? इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। तो सिंध का राजा दाहिर हार चुका है। और हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इसे जान से भी मार दिया। यानी कि इसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। इसकी क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी राजा दाहिर का। तो सिंध का राजा दाहिर की हत्या कर दी गई। तो सिंध किसका हो गया? तो सिंध पर अधिकार किसका हो गया बच्चा? तो सिंध पर अधिकार हो गया मोहम्मद बिन कासिम का हो गया। किसका हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 5 अटेम्प्ट लिया गया है। कितना अटेम्प्ट लिया गया? 5 अटेम्प्ट लिया गया मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी भारत पर इस्लामिक मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने की, लेकिन वो सब क्या है? कहीं ना कहीं विफल रह जाते हैं। और अंततः सफल कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। डेट याद रखना 712। डेट याद क्या रखोगे? 712। गाइस एक बार सेशन को जरा लाइक और शेयर कर देना, लाइक और शेयर कर देना। बहुत मेहनत के साथ चीजों को मैं आपको पढ़ाता हूं और बहुत ही डेप्थ में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे चीजें मैं पढ़ाता हूं। रियली आपको भी लग रहा होगा, ऐसा फील होता होगा। तो 100 तक पहुंचाए, ये आपकी जिम्मेवारी है। 100 तक पहुंचाए, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मोहम्मद कासिम ने क्या किया? सिंध पे जो है राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब सिंध पे शासन किसका स्थापित हो गया? तो सिंध पे शासन उसी का स्थापित होगा ना जो सिंध को जीत लिया। सिंध को किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध पे शासन किसका स्थापित होगा? मोहम्मद बिन कासिम का स्थापित होगा। यहीं पे नहीं, थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ा करके थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। ट्विस्ट में क्या कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी। राजा दाहिर की कितनी पुत्री थी? 2 पुत्रियां।
सूर्या देवी और परमल देवी, सूर्या देवी और परमल देवी। राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी, राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी। राजा दाहिर ने बेशक मोहम्मद बिन कासिम ने बेशक राजा दाहिर को हरा करके इसे मार दिया, और क्या किया कि इसकी जो दो बेटी थी राजा दाहिर की, सूर्या देवी परमल देवी, इन दोनों को भेज दिया। इन दोनों को कहां भेज दिया? तो अल हजाज के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? अल हजाज के दो बेटों के उपभोग के लिए भेज दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्या किया इसने मोहम्मद कासिम ने? इसकी राजा दाहिर की दो बेटियों को अल हजाज की दो बेटों के उपभोग के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो शोषण के लिए भेज दिया, ठीक है ना, रेप करने के लिए भेज दिया। यही आप सुनना चाहते हो, सुन लो, ठीक है, रेप करने के लिए भेज दिया। ये दोनों जाती हैं क्या, अब मजबूरी है उनके साथ, ये जाती हैं अल हजाज के पास। यहां पे कहानी आता है, आपको एक कहानी मिलता है यहां पे क्या कि जब ये दो बेटियां किसकी? राजा दाहिर की, तो दोनों आपस में बहन लगेंगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बहन हो जाएंगी। दोनों क्या होंगी? आपस में बहन हो जाएंगी। तो इन दोनों बहनों ने क्या किया? अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। अपने पिता की हत्या का क्या कर लिया? बदला लिया। बदला किस प्रकार से लिया बच्चा? तो जब इनको भेजा गया सूर्या देवी परमल देवी को अल हजाज के पास, तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने आपस में बात करके और अल हजाज के कान में जो है कान फूकना शुरू कर दी कि अल हजाज से ये कहने लगी इन दोनों ने कि आपके पास भेजने से पहले हम दोनों बहनों को आपके पास भेजने से पहले आपके दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे सतीत्व को नष्ट कर डाला है। बाकी समझदार हो, समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जैसे ही अल हजाज को ये बात इन दोनों ने पहले विश्वास जीता। इन दोनों ने बहनों ने पहले अल हजाज का विश्वास जीता। जब विश्वास जीता तब ये बात इन दोनों ने कहा कि आपके पास भेजने से पहले आपके दामाद ने हमारे सतीत्व को नष्ट कर डाला है। इससे गुस्साकर अल हजाज पूरा आग बबूला हो गया, और आग बबूला होने के बाद अल हजाज ने एक ऑर्डर जारी किया क्या कि मेरे दामाद को, दामाद कहां रह रहा है इसका दामाद तो अब सिंध में रह रहा है। इसका दामाद कहां रह रहा है? सिंध में रह रहा है, क्योंकि सिंध को जीत चुका है और सिंध में अपना शासन चला रहा है। तो अल हजाज ने एक ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर में कहा गया कि मेरे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कोड़े से मारते हुए, क्या कोड़े से मारते हुए गाय के खाल में बांधकर घसीटते हुए सिंध से कहां लाया जाए? सऊदी अरब लाया जाए। सोचो आप ही, अगर ऐसा किसी के साथ बर्ताव किया जाए तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? कि कोड़े से मारते हुए गाय के खाल में बंद करके घोड़े के पीछे घसीटते, रस्सी से घसीटते सिंध से कहां लाना? सऊदी अरब लाना है। तो जिंदा नहीं बचेगा ना, मर गया। मोहम्मद कासिम इसमें मारा जाता है, और वही कहा जाता है कि इन दोनों बहनों ने क्या किया? अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों ने जो प्लान किया था, ये प्लान इसे अल हजाज को पता चल गया। और जैसे अल हजाज को यह बात पता चला कि इन दोनों ने जो झूठी मूठी कान भर के मुझसे मेरे दामाद की हत्या करवा दी, तो अल हजाज ने इन दोनों को भी फांसी पर चढ़वा दिया। यह था एक कहानी मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के पीछे, और मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हश्र होता है। ये एक सारी जो है मैंने एक छोटे से रफ मैप के माध्यम से आपको चीजें समझाने का प्रयास किया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये छोड़ देते हैं मृत्यु का, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का छोड़ देते हैं, क्योंकि 712 से 714 तक, तब तक बच्चा 712 में आया था, और 714 मात्र 2 सालों तक इसने क्या किया? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे शासन किया, और इस शासन के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया, वो चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे आगे, ठीक है। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा अगले हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी आगे की बातें मैं बतलाता हूं कि सिंध में कौन से प्रकार का कानून लागू किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और क्या नए नए प्रकार की चीजों को भारत में मोहम्मद बिन कासिम या सऊदी अरब के अरब वासियों ने इंट्रोड्यूस किया भारत में, और भारत से क्या क्या चीजें ये लेकर के सऊदी अरब अपने यहां गए। क्लियर है? उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं आगे क्या कि ये क्या है बच्चा? सिंध है आपका। क्या है ये? सिंध है, यही है ना। ये आपका पाकिस्तान, ये आपका इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान में यहां पे क्या हो गया? आपका
सिंध। और सिंध पे कब्जा किसका हो चुका है? तो सिंध पे कब्जा हो चुका है कासिम का हो चुका है। और यहां पे कब तक शासन किया? 712 से 714 ईस्वी तक किया बेटा, ठीक है। देखो सिंध पे तो कब्जा कासिम ने कर ही लिया, इसके बाद मुल्तान पे भी, यहां पे मुल्तान पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, यह भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो कासिम ने क्या किया? सिंध के साथ साथ कब्जा किस पे कर लिया? इस मुल्तान पे भी कर लिया। और क्यों किया इसने मुल्तान पे कब्जा बच्चा? क्योंकि मुल्तान को कासिम क्या कहता था? स्वर्ण नगरी कहता था। क्या कहता था? याद रखना, क्या कहता था कासिम? मोहम्मद कासिम मुल्तान को गोल्डन सिटी कहता था। क्या कहता था? गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कहता था। क्योंकि ये जो मुल्तान जगह है, मुल्तान जगह जिसपे कब्जा किसका हो चुका है? कासिम का। यहां पे भारी मात्रा में जो है खदान पाई जाती थी, सोने चांदी वगैरह पाए जाते थे, खनिज पाए जाते थे, यानी कि एक तरीके से ये एक समृद्ध जगह था। यही वजह था कि कासिम ने इसे मुल्तान को क्या कह करके पुकारा? स्वर्ण नगरी कह करके पुकारा बच्चा, याद रखेंगे, स्वर्ण नगरी कह करके पुकारा। आगे की हम बात करते हैं, आगे की हम बात करें अगर कि अब इसने क्या क्या किया, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कासिम जिसका शासन कहां पे? सिंध पर स्थापित हो चुका। तो सिंध में जो जनता थी, सिंध में जो जनता थी बेटा, सिंध में जो जनता थी वो जनता कैसी थी? हिंदू जनता थी। कैसी जनता थी? सिंध में जो जनता थी वो हिंदू जनता थी, क्योंकि इससे पहले भारत पे इस्लामिक शासन नहीं चल रहा था। तो भारत के सभी प्रांतों में कौन हो गए? या तो बौद्धि होंगे, या तो जैनी होंगे, या तो हिंदू होंगे, ठीक है, यही सब होंगे। आपको इस्लाम तो होगा नहीं, क्योंकि इस्लाम तो फ्रेश इंटर कर रहा है, इस्लाम तो फ्रेश 712 में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और एक छोटे से जगह सिंध से क्या होगा? सिंध से आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन ये क्या करेंगे? पूरे जो इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, पूरे बाहरी मुसलमान जो पूरे हिंदुस्तान पे अपना शासन को स्थापित कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कासिम ने यहां की जो जनता थी ना बच्चा, वो जनता क्या थी? हिंदू थी। तो कासिम ने सिंध की जनता जो कि हिंदू थी, सिंध की जनता जो हिंदू थी, इसको जानते हो क्या कहकर पुकारा? इन्हें जो है काफिर कहकर पुकारा। इन्हें क्या कहकर पुकारा? तो इन्हें जो है इन्हें जो इसने जिम्मी कहा। एक्चुअली क्या कहा इन लोगों को? जिम्मी कहा। क्या कहा इन लोगों को? जिम्मी कहा। इन लोगों को क्या कहा? याद रखना कि कासिम ने सिंध की जनता जो हिंदू थी, इन लोगों को क्या कहा? जिम्मी कहा। और एक चीज याद रखना कि यहां पे कासिम ने सिंध में इस्लामिक कानून स्थापित किया। इस्लामिक कानून स्थापित किया। कैसा? इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन चलाना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन चलाना सिंध में शुरू किया। लेकिन जनता तो हिंदू है। जनता क्या है? हिंदू है। जनता हिंदू है, ठीक है। याद रखना कि इस्लाम का कानून मिलता है किताब में, उस किताब का नाम है सरिया। उस किताब का नाम क्या बच्चा? सरिया। उस किताब का नाम क्या? सरिया नाम है। ये सरिया एक किताब है जिस किताब के अंदर इस्लामिक कानून लिखे हैं। आपने सुना होगा कि हाल में जो तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो वहां पे सरिया कानून लगाने वाले हैं। कौन सा कानून लगाने वाले? शरीयत कानून लगाने वाले। आपको ये न्यूज में सुनने को मिला होगा। तो बच्चा मैं बता दूं कि सरिया एक किताब है। इस किताब के अंदर इस्लामिक कानून लिखा है। और किस प्रकार का कानून लिखा है? तो यह लिखा है कि अगर कोई राज्य है, क्षेत्र है, देश है, अगर कोई राज्य है, क्षेत्र है, देश है, और वहां का शासक अगर मुसलमान है, अगर देखो ध्यान से मेरे इशारों को समझना, क्या कह रहा है सरिया में जो इस्लामिक कानून है? यह कह रहा है कि कोई राज्य है, क्षेत्र या प्रदेश है या देश है, अगर वहां का शासक अगर मुसलमान है, अगर उस जगह का शासक मुसलमान है, तो शासक को उस क्षेत्र में, उस देश में, प्रदेश में, राज्य में जो कानून चलाना होगा, वो कानून किस तरीके से चलाना होगा? तो जो इस किताब में लिखा है, इस किताब में क्या लिखा है बच्चा? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो सरिया नामक जो इस्लामिक, एक्चुअली ये लॉ बुक ऑफ इस्लाम है, इस्लाम का कानून है। इसमें लिखा है क्या? दूसरा पॉइंट जो लिखा है, एक पॉइंट तो मैंने बतला दिया, दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो सरिया किताब है, इसमें यह लिखा है कि कोई क्षेत्र, प्रदेश, देश या राज्य का शासक अगर वो मुसलमान है, अगर उस क्षेत्र, प्रदेश, देश या राज्य में अगर जनता गैर मुसलमान हो, जनता क्या हो बच्चा? क्या हो? गैर मुसलमान हो। क्या हो? अगर उस क्षेत्र प्रदेश का शासक मुसलमान है, लेकिन उसकी जनता कैसी है? गैर मुसलमान है, यानी कि हिंदू है, बौद्धि है, पारसी है, जैनी है, कोई भी हो, उसे क्या बोलेंगे? गैर मुसलमान बोलेंगे। तो किताब कहता है ये आपका कि इस क्षेत्र का जो शासक मुसलमान है, अगर इस क्षेत्र में जनता अगर गैर मुसलमान है, तो इन गैर मुसलमानों से
गैर मुसलमानों की सुरक्षा के नाम पे एक टैक्स वसूलना होगा। क्या करना होगा? सुरक्षा के नाम पे कि मुस्लिम शासक इन गैर मुसलमान, यानी कि एक मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों की सुरक्षा कर रहा है यहां पे, तो सुरक्षा के बदले में एक सुरक्षा कर देना होगा, और सुरक्षा कर का नाम है जजिया कर। सुरक्षा कर का जो नाम क्या है? जजिया कर है। एक प्रकार से धार्मिक कर कह देंगे इसे हम क्या कह देंगे बच्चा? एक प्रकार से इसे हम धार्मिक कर कहेंगे, रिलीजियस टैक्स कहेंगे। धार्मिक कर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कर, ये टैक्स किसी धर्म विशेष पर लगाया जा रहा है। इट इज इम्पोज ऑन सम स्पेशल क्लास ऑफ रिलीजन। कुछ जो है स्पेशल क्लास रिलीजन पे लगाया जा रहा है, किसी धर्म पे लगाया जा रहा है, इसी वजह से इसे हम धार्मिक कर कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक कर कहते हैं। तो क्या कासिम इस सरिया में लिखी किताब के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? तो कासिम बिल्कुल इस सरिया में लिखी इस्लामिक कानून को फॉलो करेगा। अब चूंकि सिंध की जनता ही क्या है? हिंदू है, जिसे इसने क्या कहा? जिम्मी कहा। जिसे इसने क्या कहा? कासिम ने जिम्मी कहा। और इस किताब में लिखा है गैर मुसलमानों से क्या वसूलना है? सुरक्षा के नाम पे जजिया कर वसूलना है। तो याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले किस जगह पे जजिया टैक्स वसूला गया था? सिंध में। ठीक है। और भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। लिखो इसको कि भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत सिंध में किया गया था। और याद रखना कि सबसे पहला व्यक्ति कासिम ने क्या किया था? भारत में जो है जजिया कर लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर। थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए मैं पीछे हट रहा हूं, बाकी के आगे की बात हम आगे करते हैं गाइस। ठीक है, आगे करते हैं। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इतना जितना मैं मोहम्मद बिन कासिम आज आपको पढ़ाऊंगा, गारंटी मैं दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि यूट्यूब पे कोई फ्री में इतना नहीं पढ़ाता है। यूट्यूब पे फ्री में इतना मैं कोई नहीं पढ़ाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, परसों क्लास जाकर के क्लास देखना है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या अगेन एक मैप ड्रॉ करता हूं मैं। ये आपका भारत है, भारत का ताज है जम्मू कश्मीर। ये है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या है? ये सिंध है। पाकिस्तान में क्या बच्चा? ये सिंध है, जहां का शासक कौन है? कासिम है। तो कासिम क्या करेगा कि सरिया में लिखी कानूनों को यहां पे लागू करेगा, क्योंकि सिंध की जनता क्या बच्चा? सिंध की जनता क्या है? हिंदू है। तो ये क्या करेगा? गैर मुसलमानों पे कासिम क्या करेगा? गैर मुसलमानों पे जजिया कर लागू करेगा। क्या करेगा? जजिया कर लागू करेगा। क्या करेगा? जजिया कर लागू करेगा। जजिया कर लागू करेगा। लेकिन कासिम जब यहां भारत आता है तो इसे पता चलता है कि भारत में एक जाति है, भारत में एक जाति है जो कहलाती है ब्राह्मण। अगर इनको, तो हम इसमें पता चला कि अगर इनको परेशान कर दिया गया, एक्चुअली ब्राह्मण से ना भारत बहुत लोग डरते थे, क्योंकि आप पढ़ोगे रामायण महाभारत गीता पढ़ोगे ना, तब से इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। लोटे में कमंडल लेकर जहां इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब आपने किया, तुरंत लोटकी से पानी निकाल के ओम करके ये लो श्राप देता हूं मैं। तो श्राप देने का क्या हो चुके? आदि हो चुके थे ब्राह्मण। ये बात कासिम को पता चला कि भैया इनसे टक्कर ना लेना है। और चूंकि इस्लाम फ्रेश अराइवल भारत में हो रहा था, तो कासिम नहीं चाहता था कि ऐसे वर्गों से टक्कर लिया जाए जो कि क्या धार्मिक मामलों पे लोगों को इकट्ठा कर सके। अगर ब्राह्मणों को तंग किया जाए तो ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? धर्म के नाम पे पूरे हिंदुओं को एक कर सकते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे हिंदुओं को एक कर सकते हैं। इस वजह से इसने कासिम ने दिमाग का खेल खेला, और दिमाग के खेल में कासिम ने क्या कर दिया कि जो जजिया कर था, ये हिंदुओं के कुछ सेक्शन के लोगों को छूट प्रदान की कि भैया आप हिंदू हो, आप गैर मुसलमान हो, उसके बावजूद भी आपको जजिया टैक्स नहीं देना है। इसमें सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा? सबसे टॉप पे आ जाएगा आपका ब्राह्मण आ जाएगा कि भैया इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। कोई श्राप दे दिया, धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो हमारी फ्रेश इस्लाम भारत में प्रवेश की है, हमारे लिए ये खतरा और चुनौती हो सकता है। तो ब्राह्मणों को जो है जजिया कर से मुक्त कर दिया गया, ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया। दूसरा, इसने कासिम ने थोड़ा सा दया भाव दिखाया, और विकलांगों के लिए क्या दया भाव दिखाया? विकलांग के लिए, महिला के लिए, ये गैर मुसलमान होने के बावजूद भी महिला, विधवा महिला, विकलांग और बच्चों को भी ब्राह्मण के साथ साथ जजिया कर से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जजिया कर से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। आइए जजिया कर के बारे में अच्छे से डेप्थ में जाकर के हम जरा चीजों को पढ़ते हैं कि जजिया कर है क्या, और किस किस ने हटाया, किस किस ने लागू किया, और कब इसे फाइनली भारत से समाप्त किया गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार क्या बच्चा? भारत में पहली बार जजिया किसने लागू किया? तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम याद रखना है। कासिम याद रखना, क्या रखना है? कासिम याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में
पूरे भारत में जजिया कर किसने लागू किया था? पूरे भारत में, ये तो सिंध में लगाया था इसने, जो है कासिम ने सिंध में लगाया था, लेकिन पूरे भारत में जजिया कर इसने नहीं लगाया था, क्योंकि पूरे भारत में इसका शासन नहीं था। तो किसने लगाया था? याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चा क्या याद रखोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना। क्लियर है? फिर मैंने आपको बतलाया कि कासिम ने क्या किया था? ब्राह्मणों को, क्या बच्चा? मैंने आपको बतलाया थोड़ी देर पहले कि कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से क्या किया था? मुक्त किया था। बोला था कि इनसे भी पंगा लेने के जोड़ना मरने को, ठीक है, इसे चौफरी छोड़ दो। लेकिन एक शासक आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक नाम था, फिरोज शाह तुगलक नाम था। इसने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को किस पे लागू कर दिया? ब्राह्मणों पे लागू कर दिया। और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लागू किया था? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। इसके बाद शासन आता है अकबर का। किसका शासन आता है? अकबर का आता है। तो अकबर धार्मिक मामलों में उदारवादी था। यही वजह था कि अकबर को हम क्या कहते हैं? महान कहते हैं, ठीक है, अकबर को महान कहते हैं। तो अकबर ने क्या किया? 5064 में बच्चा, 5064 में बच्चा याद रखना, जजिया कर को क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन अकबर के बाद एक कट्टर मुस्लिम शासक आता है मुगल साम्राज्य में, जे के नाम से औरंगजेब। जे के नाम से औरंगजेब। जे का नाम क्या से? औरंगजेब। कट्टर मुस्लिम शासक हुआ। इसने क्या किया कि 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया। अकबर ने बंद किया, इसने पुनः लागू कर दिया। फाइनली टाइम आता है उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का। किसका आता है? मोहम्मद शाह का टाइम आता है। इसे रंगीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रंगीला भी कहते हैं। फाइनली इसने क्या किया? भारत से फाइनली अंततः हमेशा के लिए जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आई होप आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही होगी। तो गाइस एक बार सेशन को शेयर वगैरह जरूर कर देना। बहुत मेहनत से मैं चिल्ला करके चीजों को समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा। तो कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू शेयर इट दिस सेशन गाइस, ओके। तो ये सारी चीजें फैक्ट आप इतना याद रखोगे, इतना फैक्ट आपको सारी चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। जजिया कर में कहीं से क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इधर देखो, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, इधर तो हो ही चुका, ठीक है, इधर बात करते हैं। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि और क्या किया फिरोज मोहम्मद बिन कासिम ने, और क्या क्या किया। तो याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने, ये जो सिंध है आपका, ये जो सिंध है, ठीक है, यहां का शासक कौन है? तो सिंध का शासक कौन बच्चा? कासिम है। और क्या क्या किया कासिम ने? तो याद रखना कि कासिम ने सिंध में खजूर की खेती, बच्चा याद रखना, क्या याद रखोगे कि कासिम ने सिंध में क्या किया? खजूर की खेती। किस चीज की खेती? खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की। याद रखना, पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम खजूर की खेती किस जगह पे की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा सिंध हो जाएगा। और पूछे कि भारत में सर्वप्रथम खजूर की खेती किसने करवाया था? तो बच्चा याद रखना, खजूर की खेती सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया था, और साथ ही साथ ऊंट पालन भी कासिम ने ही करवाया था। यहां पे नेक्स्ट बात याद रखना, और क्या कासिम लेकर के आया? तो कासिम भारत में पहली बार अरबी घोड़ा लेकर आया। अरबी घोड़ा सऊदी अरब का था, तो वहां के घोड़े को क्या बोलेंगे? सऊदी अरबी घोड़ा बोलेंगे। तो भारत में पहली बार अरबी घोड़ा भी बच्चा कौन लेके आया? कासिम लेके आया। कौन लेके आया? कासिम लेके आया। नेक्स्ट याद रखना कि भारत में कासिम ने क्या किया? सोने का सिक्का जारी किया। क्या किया? सोने का सिक्का जारी किया। और इस सोने के सिक्के को बच्चा क्या बोलते हैं? दिर्हम कहते हैं। इस सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दिर्हम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिर्हम। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम मुस्लिम शासक को कौन था जिसने भारत में सोना के सिक्के जारी किए, जिससे हम दिर्हम कहते हैं? Who was the first Muslim ruler who issued gold coin in India, and that coin is known as dirham? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अब बात करते हैं सिक्कों का इतिहास का। अब बात करते हैं बच्चा सिक्कों के इतिहास का। एक भी प्रश्न आपका सिक्का का नहीं छूटेगा और ना ही जजिया कर का छूटेगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, क्या सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो बच्चा आपका आंसर होना चाहिए हिंद यूनानी। क्या होना चाहिए? हिंद यूनानी शासकों ने। किसने? हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने
सोने के सिक्के जारी किए। अगर आपसे पूछे कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो बच्चा आपको याद रखना है कुषाण वंश। कौन सा वंश याद रखना है? कुषाण वंश ने मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन को क्या किया था? जारी किया था। अगेन आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के, आपको याद रखना है क्या कि भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? आपको याद रखना है गुप्त वंश। कौन सा वंश बच्चा? आपको याद रखना है गुप्त वंश रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त, जिसका शासन 240 से 280 ईस्वी तक। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक चांदी के सिक्के किसने जारी किए? चांदी के सिक्के, तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुषाण वंश हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? कुषाण वंश हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में, अगर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर मेरी बातों को सुन लिया और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि भारत में, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आहत सिक्का जिसे हम पंचमार्क कॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पंचमार्क कॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क कॉइन कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम पंचमार्क कॉइन, जिसे हम हिंदी में आहत सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्का। पंचमार्क मतलब कि क्या था कि एक सील होता था और जो सिक्का है उस पर क्या कर पंचिंग कर दिया, उस पर क्या करते थे, जो है छोटे छोटे जानवरों के, सूर्य के या चंद्रमा के आकृति इसमें लगी होती थी, और इसे सिक्कों पे हम क्या करते थे? पंच करते थे, ढाल दिया करते थे। इसे आहत सिक्का। तो किस वंश के शासकों ने बच्चा याद रखना? मौर्य वंश के शासकों ने। किस वंश के शासकों ने बच्चा याद रखना? मौर्य वंश के शासकों ने जो है सर्वप्रथम भारत में सोने के आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे, स्क्रीनशॉट लेना गाइस, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं चंद सेकंड के लिए पीछे जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और भी सिक्के की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें कि क्या कि भारत में सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया? तो याद रखना है सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। कौन सा वंश याद रखना आपको? सातवाहन वंश के शासकों ने भारत में सर्वप्रथम चमकता हुआ सिक्का जारी किया, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेड कॉइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे लेड कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिक्कों का मैंने बता दिया इतिहास, कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे की हम बात करते हैं। अगर पूछे कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए? भारत में सोने के सिक्के जारी किए बच्चा, अभी हमने पढ़ा, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। अभी हमने पढ़ा, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और इस सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दिर्हम बोलते हैं। सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दिर्हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम यूरोपियन कौन था? प्रथम यूरोपीय देश कौन था? पूछे अगर आपसे कि भारत में प्रथम यूरोपीय देश कौन था जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए? प्रथम यूरोपीय देश कौन था? तो बच्चा याद रखना डच। क्या याद रखोगे? डच थे। कौन थे? डच थे। जो पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे कौन आए थे भारत में? यूरोप का दूसरा कंट्री पुर्तगाल के बाद जो आया था वो डच था। डच जो है बच्चा याद रखना नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को बोलते हैं। क्या? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी का बच्चा याद रखोगे। डच जो है नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच बोलते थे। और ये क्या थे? पहले यूरोपीय देश थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। आपने देखा, अभी मैंने आपको पूरे जजिया का इतिहास उखाड़ के रख दिया, पूरे सोने के सिक्के, अलग अलग प्रकार के शीशे के इतिहास को उखाड़ के रख दिया। इन दोनों से प्रश्न आपका कहीं नहीं छूटेगा, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आपका जो है इनसे प्रश्न कभी भी जो है, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं सिक्कों से, और जजिया से पूछा जाता है। बिल्कुल आपका प्रश्न अब एग्जाम में नहीं जाएगा, बशर्ते है कि आपको इस पर बार बार रह करके ध्यान देना। आगे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस, इस बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग, एक बार फटाफट जल्दी से जितना हो सके जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते आगे की बात करते हैं। आगे की हम बात करते हैं और क्या, अगर आपसे पूछे कि अरब वासियों ने ठीक है भारत में क्या क्या चीजें लाई, अरब वासियों ने भारत में क्या क्या चीजें लाई और भारत से क्या क्या चीजें लेकर गए, तो याद रखना कि अरब वासी विश्व में प्रथम
अरबवासी विश्व में प्रथम थे, विश्व में प्रथम ये अरबवासी थे जिन्होंने क्या बनाया, एटलस बनाया। ये साइकिल नहीं, वो साइकिल नहीं समझना, ठीक है, एटलस जो मैपिंग करते हैं ना वो है। तो विश्व में सर्वप्रथम एटलस का निर्माण किसने किया, अरबवासी, सऊदी अरब के निवासियों को अरबवासी कहेंगे। तो विश्व में सबसे पहले एटलस का निर्माण इन्हीं अरबवासियों ने किया और यही एटलस भारत में आता है। नेक्स्ट आगे की अगर बात करें कि अरबवासियों ने, ठीक है, भारत में क्या बच्चा, भारत में अरबवासियों ने भारत में मॉनसून शब्द, याद रखो क्या, भारत में जो ये शब्द हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना मॉनसून पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मॉनसून आ रहा है, एक मॉनसून सेशन भी चलता है बच्चा, ठीक है, मॉनसून सेशन भी चलता है। तो भारत में जो मॉनसून शब्द है ना, ये जो मॉनसून शब्द है ना, ये भारत का नहीं है बल्कि अरबवासी, जब अरब का भारत के साथ क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया, तब ये अरब से मॉनसून शब्द भारत आया। कहां आया, भारत आया। लिख लेना, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़े लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या ले गए यहां से बच्चा, तो याद रखना 2 भारतीय ग्रंथों को लेकर भाग गए। कितने, 2 भारतीय ग्रंथों को, 2 भारतीय ग्रंथों को बच्चा याद रखना क्या, इन्होंने अपने साथ 2 भारतीय ग्रंथों को साथ में लेकर के गए थे। एक का नाम है, एक का नाम है आपका, एक का नाम है आपका, एक का नाम है आपका, एक का नाम है एक तो हो जाएगा आपका पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, और दूसरा हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा पंचतंत्र और दूसरा हो जाएगा चरक संहिता। दूसरा कौन सा हो जाएगा, चरक संहिता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चरक संहिता। ये 2 भारतीय ग्रंथ है जिसे अरबवासी उठा करके लेकर के चले गए। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब में से एक किताब विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र भी है। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से बच्चा विष्णु द्वारा रचित पंचतंत्र भी है, और इसे उठाकर अरबवासी ले गए। एक कांड करते हैं इसके साथ। कांड क्या करते हैं कि जो पंचतंत्र है, जिसे बहुत सारी कहानियों का, बहुत सारी कहानियां बहुत अच्छी अच्छी आपने यूट्यूब पे डालना, पंचतंत्र की कहानी आपको आ जाएंगे। तो पंचतंत्र को जो ये लेकर के गए अरबवासी, इन्होंने क्या किया, इस किताब को, पंचतंत्र किताब को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। क्या किया, इस किताब को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। क्या किया, अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। किस भाषा में, अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। जब इस अरबी किताब पंचतंत्र को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो इस किताब का नाम अरबी में बदल गया और इसका नाम पड़ गया कालीला वादिमना। इसका नाम क्या पड़ गया, कालीला, कालीला वादिमना। इसका क्या नाम पड़ गया बच्चा, कालीला वादिमना नाम पड़ गया। पंचतंत्र क्या नाम पड़ गया, कालीला वादिमना। तो ये सारी वो चीजें थी जो आया गया, लिया गया, सारी चीजें, वो चीजें मैंने सारी आपको मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े और बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बतलाया। लेकिन बात करते हैं कि जो अरबों ने, ये जो अरबों ने बच्चा क्या, ये जो अरबों ने, ये जो अरबों ने क्या बच्चा, भारत पर जो आक्रमण किया, इन अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया, इस आक्रमण का जानकारी, इस आक्रमण की जानकारी, यानी कि भारत पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण की जानकारी हम एक पुस्तक से प्राप्त होती है। वो पुस्तक जेहन में डाल लियो अगर अच्छा एग्जाम देने जा रहे हो आप तो, ठीक है। तो इस पुस्तक की जो है भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण की जानकारी हमें किताब से मिलती है और उस किताब का नाम है चचनामा। उस किताब का नाम क्या है, चचनामा। हालांकि इसका राइटर ओरिजिनल में कौन है, थोड़ा सा इस बात को लेकर के मतभेद है, लेकिन इसी में सारे अरबों की कहानी लिखी, किस प्रकार से अरबों ने भारत के सिंध पे, अरबों ने सऊदी अरब के लोगों ने सिंध पर किस प्रकार से अटैक किया, क्या कहलाया, क्या कह ले गए, ये सारी चीजें की जानकारी हमें इस चचनामा नामक किताब से मिलती है। जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई, कहां से पढ़ाया, मैंने आपको इस चचनामा नामक किताब से पढ़ाया। और याद रखें, चचनामा को यह पता चलता है कि अरबी भाषा में, इस चचनामा को अरबी भाषा में अली अहमद ने लिखा। किसने लिखा बच्चा, याद रखना, यह चचनामा को अरबी भाषा में अली अहमद ने लिखा था, ठीक है। और इसको जो फारसी भाषा में अनुवाद, इसका फारसी भाषा में अनुवाद इस किताब का, ठीक है, अरबी से फारसी भाषा में, अरबिक टू पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट जो किया था वो उसका नाम था वप्रकूफी। क्या नाम था, वप्रकूफी नाम था। क्या नाम था उसका, वप्रकूफी नाम था गाइस, ठीक है। तो यानी कि संभवतः मान लेते हैं कि चचनामा जो अरबी भाषा में लिखा गया था अली अहमद द्वारा, तो शायद अली अहमद ही इस किताब के राइटर हैं। लेकिन कहीं कहीं सोर्स में लिखा गया कि अज्ञात लोगों द्वारा लिखा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया, अज्ञात व्यक्ति द्वारा। लेकिन फिर भी चचनामा से हमें क्या मिलता है, तो भारत के सिंध पर अरबों द्वारा आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो भी बात मैंने आपको पढ़ाई, तो आज के क्लास जो भी चला, जितना भी देर का चला, सिर्फ एक टॉपिक था, मोहम्मद बिन कासिम। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत सारे फैक्ट और स्टोरी और मैप के साथ मैंने टॉपिक आपका कंप्लीट करा है। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर